नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो महाराष्ट्र कैडर के मध्य प्रदेश के निवासी आईपीएस ऑफिसर हैं, बल्कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। 2005 बैच के वो महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। और आत्मकथाएं मैंने बहुत पढ़ी हैं और जीवन को करीब से देखना और संघर्ष नाम का जो एक बहुत ही अनिवार्य दौर है जीवन का, उससे मैं भी गुजरा हूँ। लेकिन जब मैं उनकी संघर्ष गाथा को देखता हूँ तो बिना उसका महिमा मंडन किए मैं ये पाता हूँ कि उनके भीतर जिजीविषा का, यानी संकल्प शक्ति का, विल पावर का एक झरना तो ज़रूर रहा होगा। मतलब मुझे वो मिसाल याद आती है, मैं फिर कोई अतिरंजनापूर्ण वर्णन नहीं कर रहा हूँ सर, कि मुश्किलें इस कदर आईं कि आसा हो गई। एक के बाद एक मुश्किल, एक के बाद एक मुश्किल, लेकिन हौसला ऐसा कि न वो झुका न वो टूटा। और आज भी विनम्र मुस्कान के साथ वो अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। उनकी पुस्तक जो इस समय बहुत चर्चा में है और ख़ासी लोकप्रिय हो रही है, उस किताब का नाम है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। और ये उन्हीं के एक मित्र जो रेवेन्यू सर्विसेज से आते हैं, अनुराग जी, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो मित्र से बेहतर मित्र को कौन जान सकता है। तो चलिए सीधे हम चलते हैं। इस समय सिक्योरिटी कॉरपोरेशन जो है महाराष्ट्र का, उसमें डीआईजी की भूमिका निभा रहे हैं। इसके पहले वो आईपीएस ऑफिसर जिनका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, वो नागपुर एसपी रह चुके हैं, गढ़चिरौली में भी ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं, मुंबई में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। और अभी मैनी मोर इज़ येट टू कम, अभी बहुत सारे पड़ाव उनके ज़िंदगी में आने हैं। तो चलिए मैं सीधे ले चलता हूं आपको मुंबई। और हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश के मुरैना के निवासी हैं, इसलिए एक स्पेशल बॉन्डिंग है हमारी। सर बहुत स्वागत करता हूं अफसरनामा में आपका। थैंक यू वेरी मच। मनोज जी, इस कार्यक्रम में हम टाइम मशीन जैसे किसी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ मुरैना के एक छोटे से कस्बे में या गाँव में, जहाँ के आप निवासी रहे हैं और आप किशोर हैं। उस समय आपकी उम्र है 13, 14, 15 वर्ष। क्या सपना था, सपने क्या थे? एम हायर अब्दुल कलाम साहब कहते रहे। उस समय आप क्या सोचते थे? ज़िंदगी चुनौतियों में उलझी हुई थी, अभावों में उलझी हुई थी, मुश्किलात थे, लेकिन उस किशोर मनोज की क्या सोच थी? सर जी, बहुत बेहतरीन शुरुआत की है आपने बात की। जी मैं लिटरली वहीं खड़े होकर सोच रहा हूँ जहां पर मेरा गांव एक्चुअली बिलगांव है, जी जो मुरैना और जौरा के बीच में पड़ता है। जी। और लकीली ये गांव ऐसा था जो रोड पर है। मतलब बहुत सारे गांव रोड पे नहीं होते, लेकिन हमारा हम्म गांव एकदम रोड पे था, हम्म इसलिए बस और गाड़ियां सब वहीं से निकलती थी। हम्म। और मुझे याद है जब हम लोग 11, 12, 13, 14 के थे, तो हम हम्म लोग का पूरा टाइम रोड पे ही निकलता था। और रोड पे बैठे बैठे कभी कभार अचानक से मालूम चलता था सायरन बजाती हुई एसपी की गाड़ी निकल रही है। जी कभी कभी मालूम चलता था कि एसपी साहब कहीं दबिश पे जा रहे हैं या कहीं कुछ और कोई इंसिडेंट हो रहा है। तो एक अजीब सी एक मन में हलचल सी मस्ती थी कि ये क्या है, कौन है ये आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतना महत्वपूर्ण आदमी। तो हम लोग कोशिश करते थे कि शीशे में से दिख जाए, कैसे भी दिख जाए, कहीं से भी कुछ थोड़ा झलक दिख जाए। हम्म तो वो एक अलग ही अनुभूति हुआ करती थी। समझ में आता था कि ये कोई वो लोग हैं जो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये वो हम्म लोग हैं जिनको समाज के लिए बहुत कुछ करना है। हम्म तो ऐसा ही क्यों ना कोई ऐसा दिन आए कि लोग, बच्चे हमको भी देखें, हम्म। बच्चे हमको भी देख करके प्रेरित हों। वाह। तो ये फीलिंग थी, वहाँ से एक शुरुआत थी। बिल्कुल सही बात है। और कहा भी जाता है कि नियति कई बार आपका रास्ता तय कर देती है। और आप जो सोचते हैं बहुत टेंडर एज में आपको पता नहीं होता, लेकिन नियति आपके लिए आगे का रास्ता गढ़ती होती है। मनोज जी, मुश्किलें बहुत थी। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुश्किल ये थी कि ग्वालियर आना ही जद्दोजहद थी बिलगांव से, और वहाँ आके मेहनत करना, पढ़ाई करना, ये तो और भी बड़ी कठिन चीज़ थी। लेकिन जब आप आए तो मैंने देखा कि आपने लाइब्रेरी में काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों को पढ़ना शुरू किया और एक जज्बा मन में आया। और ये आपने सोचा कि इसी बीच आप टेम्पो में आपने कंडक्टरी भी की। और ये भी हमने पढ़ा कि पढ़ाई में आप बहुत औसत थे और 12th में तो फेल ही हुए,
और आपने नकल भी की 9वीं 10वीं और 11वीं में, लेकिन 12वीं में शायद 10वीं या 12वीं में आप नहीं कर पाए। ये क्या पूरा मसला था, इसको हम ज़रूर समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपनी तकलीफ़ों के आगे हिम्मत हार देते हैं मनोज जी, वो आपसे ज़रूर कहीं ना कहीं भीतर तक एक गोला बारूद और लोहा ऐसा लेंगे कि उनके जीवन को शायद वही प्रेरणा मिले जो आपको मिली। हाँ, क्योंकि एक किताब लिखनी हमको बहुत पहले थी। पर ये काम में एक बार पुलिस में आ जाओ ना आप, तो ऐसा उलझता है ना पुलिस में, आपको टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए सोचने का, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। जी जी। लेकिन ये पक्का था कि गांव से ग्वालियर तक आना, ग्वालियर में आकर के खुद को स्थापित करना, और ये सारी चीजों के लिए आपको दो चीजें जरूरत थी। एक तो पैसे की जरूरत थी, इकोनॉमिकली आप ठीक होना चाहिए। पर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होते, लेकिन फिर भी संघर्ष कर जाते हैं, लड़ जाते हैं, क्योंकि लड़ने का मादा हमको गांव में ही सिखा दिया जाता है। ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं था पैसे का। दूसरा मुद्दा ये था जो आपने अभी बोला कि आप योग्य नहीं है, आप पर ठप्पा लगा हुआ है कि आप 12th में फेल हुए हैं, आप 10th में ग्रेस से पास हुए हैं। तो वो एक इशू रहता है जिसमें कि अब लड़का पैसे से लड़ ले या कुछ काम कर ले, ठीक है, लेकिन आप योग्य नहीं है, आपके अंदर योग्यता ही नहीं है, फिर आप कैसे प्रूव करेंगे खुद को? तो ये एक इशू था जो मेरे पास ग्वालियर में आते समय था। और लाइब्रेरी में जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं रोज एक आदमी ढूंढता था जो मेरे जैसा हो। मैं ढूंढता था कि यार मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ, मैक्सिम गोर्की के बारे में पढ़ता हूँ, या मैं किसी ऐसे लोगों के बारे में पढ़ता हूँ, कबीर के बारे में पढ़ता हूँ, मैं तुलसीदास के बारे में पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोगों के बारे में मैं पढ़ता था। तो एक आदमी ऐसा मिला मुझे जो जिसको अब्राहम लिंकन नाम है, जिसका जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वाह। उनसे मेरी थोड़ी मैचिंग हुई मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये आदमी है यार जो अपने जैसा बंदा था, लेकिन ये पहचान इसकी बहुत ऊपर है और इसके जैसे कुछ चीजें हमारे अंदर आ सकती हैं। और इसीलिए मैंने उन दिनों में अपनी दाढ़ी भी रख ली थी उसी तरीके की, थोड़ी पतली पतली सी। क्या बात है, क्या और बात। मैं ट्राई करता था कि शायद कुछ चीजें उनसे मैं ले सकूं। और वो लाइब्रेरी में रहने का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि किताबें बहुत मिली और पढ़ने का टाइम बहुत मिला। तो उससे थोड़ा मुझे लगता है कि शायद आपका किस तरफ जाना है थोड़ा तय हो जाता है जब आपको अच्छी चीजें मिलती है साथ में। तो ये सबसे बड़ा मंत्र मिला है सर हमें, उन युवाओं के लिए मैं कहूँगा, सुनिएगा, बहुत कान खोल कर सुनिएगा। संगत का असर, संगत अच्छी पुस्तकों के लिए आचार्य नरेंद्र देव ने कहा है, वो जीवंत देव प्रतिमाएं हैं जिनकी आराधना से तत्काल प्रकाश की प्राप्ति होती है। ईश्वर के सामने अगरबत्ती जलाने से क्या होता है, वो तो होगा ही कुछ ना कुछ अच्छा, लेकिन पुस्तकें पढ़ने से। और देखिए मनोज जी की साथी बनी मुक्तिबोध की किताबें, अब्राहम लिंकन, मैक्सिम गोर्की और न जाने कितनी किताबें। मनोज जी, संघर्ष के दिनों में अगर काश संघर्ष से लड़ने का आत्मविश्वास किसी पेन किलर की तरह होता, मेरे कई दोस्त कहते हैं कि काश कोई इसका भी फार्मूला बन जाता, कोई टीका आ जाता वैक्सीनेशन का, कि एक टीका लगवाया और बहुत झेपू लड़का जो है, लड़की जो है, वो अमिताभ बच्चन हो गया, मैं भी इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा 3 दिनों से। ये होता नहीं है। संघर्ष का रास्ता उसी भट्टी में तपने का है जहां आग इतनी तेज होती है कि वजूद पिघल जाता है। सर, आपने कैसे बचाया? कई आप 400 रुपए पे डॉग्स को घुमाने जाते थे, लाइब्रेरी में आपने एक बहुत छोटी सी नौकरी की, आपने कंडक्टरी की, इनके बीच में उस सहज मनोज शर्मा को कैसे बचाया, ये जरूर बताइए सर। मैं जब दिल्ली में था और जब श्रद्धा मुझसे मुलाकात हुई थी, तो श्रद्धा ने मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछा था जो आज आपने पूछा है। क्या बात है। उस दिन उसने पूछा था कि एक बात बताओ, इतने स्ट्रगल के बाद भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट क्यों नहीं गई? दैट टाइम शी आस्क्ड मी। जी। और मैंने उसको एक बात बोली थी, आपके सामने कितना ही बड़ा संघर्ष हो, चाहे कितनी बड़ी चुनौतियां हो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये कुछ दिनों के लिए है, अल्टीमेटली आई हैव टू विन, मेरे को जीतना ही है, ये परमानेंट नहीं है मेरे पास, तो फिर ये क्या होता है, ये वैसा हो जाता है कि यार इनसे लड़ना है, इनको जीतना है, इनके पार जाना है। और साहित्य बहुत काम करता है इसमें, लिटरेचर बहुत काम करता है इसमें। मैं बार बार बोलूंगा आपके माध्यम से अपने सारे साथियों को, बच्चों को, कि लिटरेचर अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप कुछ लिखेंगे,
तो आपके सामने कभी भी ये समस्याएं इतनी बड़ी नहीं आती हैं जितनी बड़ी के क्या बात। लगती हैं। आप निराला को पढ़ेंगे, राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे और वो बोलेगा है मानसा उगलता गगन घन अंधकार, आहा। खो रहा दिशा का ज्ञान। और जब वो बोलेगा कि एक मन रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दिन नहीं जानता, तो इस तरह की चीजें जब आती है ना, आपको तो लगता है यार है ना, लोग लड़े हैं ना, हम क्यों नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे टाइम पे साहित्य बहुत काम करता है, लिटरेचर बहुत काम करता है। दूसरी बात, आपके अंदर डायरी लिखने की अगर आदत पड़ जाए, डायरी में मुझे लगता है कि मैं 9-10 से डायरी लिख रहा हूँ, मेरे पास 20-25 डायरियां हैं। और इनफैक्ट ये किताब आई इसलिए पाई क्योंकि इसमें डायरियां थी। अनुराग पाठक जो मेरे मित्र थे, मेरे रूम पार्टनर थे, इतने सालों तक 10-12 साल तक मेरे साथ में रहे, तो उनको पता था सब कुछ और डायरियों ने सब और आसान किया। तो मेरा बोलना ये है कि डायरी जब आप लिखते हैं ना, तो ताकत अंदर आती है, कहीं ना कहीं ताकत आती है। आप प्रेरणा लेते हैं, रोज अपने आप से प्रण करते हैं, लड़ते हैं। फिर जब आप गलत काम करते हैं, जो गलत काम हम सभी लोगों को, हमें इंसान होने के नाते करने पड़ते हैं, बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है, वो डायरी आपको रोकती है, अरे बाबा क्या लिखा है तुमने और तू क्या कर रहा है। आहा, वाह। तो वो डायरी हमेशा आपको इतना ज्यादा प्रेरणा देती है, इतनी ज्यादा ताकत देती है। आज की डेट में भी अगर मैं किसी बात से हतोत्साहित हूं, मुझे लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं पुरानी डायरी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार अपने पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अपन 350-400 रुपए की नौकरी करने वाला एक आदमी था, जिसको नहाने के लिए बाहर मजदूरों के पास जाना पड़ता था, उनके नल पे जाना पड़ता था। मेरे पास ऐसा क्या था जो जा रहा है, जो खो रहा हूं मैं? कुछ नहीं। तो मेरा डर खत्म हो जाता लाइफ में जी। तो डर को अगर आपको जीतना है, उसका एक ही तरीका हो सकता है, और वो ये है कि आप लिखिए, डायरी लिखिए। उससे आप लिखेंगे तो एक तो आपका अतीत आपको बहुत प्यारा लगेगा, और जो आदमी अतीत से प्यार करता है वो पक्का मानिए कि उसको इमोशनल चीजें अच्छी आती हैं। दूसरा, राइटिंग स्किल अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात जो मैं हर माँ बाप को बोलता हूँ कि यार अपने बच्चे को तुम डायरी लिखवाओ, उससे क्या होगा, उसको एक्सप्रेस करना आ जाएगा खुद को। और जब एग्जाम देते हो तो आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है। ये यूपीएससी, एमपीएससी, ये एग्जाम ऐसे नहीं है कि जिनमें आप रट दिया और लिख दिया। ये रटने से नहीं होता, यहाँ पर आपको चीज को अंदर लेना पड़ता है और फिर उड़ेलना पड़ता है। मुझे आप बताइए, आज शरद जी, अकबर के, औरंगजेब के, शिवाजी महाराज के, या कुछ भी चीज के पढ़ने से यूपीएससी ये कैसे तय कर लेती है कि आप अच्छे एसपी बन जाएंगे, अच्छे कलेक्टर बन जाएंगे? वेरी ट्रू। इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि आपने अगर ये सीख लिया तो आप जिला भी चला लेंगे। इतनी कम टाइम में अगर आपने इन समस्याओं को समझ लिया तो आप जिले की समस्याएं भी संभाल लेंगे, स्टेट की समस्याएं संभाल। जी। तो मेरा बोलना ये है आपके माध्यम से कि हमको राइटिंग के लिए, स्पेशली डायरी राइटिंग के लिए जरूर बच्चों को आगे लाना चाहिए। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके 2 मंत्र आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। लिटरेचर, साहित्य पढ़ने से रुझान, दूसरा डायरी लिखें। क्योंकि मैं आपकी बात से इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि ये खाकसार भी कुछ इसी नक्शे कदम पर चला है। अब तो मसरूफियत के चलते नहीं होता, लेकिन जब मैं एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी के टेस्ट में ट्रांसलेशन में कमज़ोरी की वजह से पास नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में, तो मैंने दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी उसी डायरी में लिखा था कि अंग्रेज़ी बेहतर है, ये समझने की भूल बहुत भारी पड़ी, और आज सारा कॉन्फिडेंस हवा सा हो रहा है, लेकिन फिर लौटूंगा विवेकानंद को ध्यान में रखकर, फिर टूटा है, फिर जोड़ूंगा खुद को और लौटूंगा दिल्ली, और इस टेस्ट में सफल होऊंगा बाद में। ठीक है, सफल होते हैं। क्या बात मनोज जी, आपकी कहानी में आत्मविश्वास है, विनम्रता है, मुस्कान है, और लड़ते हुए भी ना लड़ने जैसी एक बात है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। क्योंकि गीता यही कहती है कि एक्ट अगर गायब हो जाए, कर्ता का भाव विलुप्त हो जाए, और ऐसा लगे कि हमें ये करना है लेकिन ये करने की लड़ाई से मुक्त हो जाएं हम, ये एक बड़ी आध्यात्मिक बात है। लेकिन श्रद्धा जी आपके जीवन में जब आती हैं तो जीवन और श्रद्धा और आस्था से भर उठता है, और ये आस्था जी से आप ऐसा कमिटमेंट करते हैं जो फिर मुझे बॉलीवुड या हॉलीवुड की तरफ ले जाता है कि श्रद्धा जी, ये वादा है आपसे कि ये खाकसार आईपीएस निकाल कर दिखाएगा। ये कहानी क्या थी सर, और कहाँ मिली श्रद्धा जी? श्रद्धा जी क्या, मुझे लगता है श्रद्धा जी एक, जो हम लोग मध्यम या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, श्रद्धा जी शायद उस परिवार से नहीं थी। थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए। दरअसल मैं और पांडे जो कैरेक्टर है इस उपन्यास का, हम दोनों ही दिल्ली में थे। हम लोग में, मुझे याद है कि मैं एक सुमन गुर्जर नाम की अपने यहाँ डिवाइस भी हुई थी, मैं उनको बहन मानता था जी। उनसे कुछ पैसे लेके, उधार लेके मैं और पांडे दोनों गए थे। तो वहां जाने के बाद
जब जब लोगों से मुलाकात शुरू हुई तो मैं बार-बार एक ही बात बोलता था सारे दोस्तों को हुँ, कि मुझे वो नहीं चाहिए जो मुझसे प्यार करे। हुँ, मुझे वो चाहिए जिसे मैं प्यार करूँ। क्या बात दरअसल ये बहुत है! मिस्टेक है। हुँ, जी, आपसे प्यार करने वाले लोग बहुत मिल जाएँगे, लेकिन आपको होना चाहिए, आपके अंदर से उठना चाहिए, आना चाहिए कि हाँ, मैं करता हूँ। आहा! आहा! हुँ, हुँ, अपना जी, दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, सौभाग्य कहिए कि जब हम लोग अपना करियर बना रहे होते हैं, हुँ, जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, उसी समय हमको प्यार होता है। क्योंकि हुँ, वही एज होती है आपके प्यार की, शादी की। हुँ, हुँ, तो उस समय दरअसल अपने पूरे समाज में एक एक बड़ी रूढ़ बांधता है कि अगर आप प्यार में पड़ गए तो खत्म, गए। हुँ, हुँ, पर मेरा बोलना ये है कि अगर सामने वाला आदमी इस हुँ, लायक है, हुँ, जो कि आपको सीढ़ियों दर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए विवश कर दे, जी, अगर आपके अंदर की क्षमताओं को बाहर निकाल के ले आए, हुँ, और अगर वो आदमी इतना सच्चा हो और वो इतना ज़्यादा कर्मठ हो कि हुँ, आपको कर्मठता का पाठ सिखा दे, क्या बात है! अगर आपको अब्दुल कलाम आजाद साहब की, बाकी अच्छे लोगों की जीवनियाँ लाकर बताए कि देखो तुम्हारे अंदर ऐसा-ऐसा है, तुम ऐसा कर सकते हो। हाँ, हाँ, तो ऐसे लोगों को अगर कोई मिल जाता है ना तो छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा हुँ, हुँ, ऐसा सोच है कि अल्टीमेटली मुझे आपको हम सबको शादियाँ करनी है, और हम अल्टीमेटली प्रकृति ने बनाया है कि पुरुष और स्त्री को साथ रहना है। बिल्कुल, हुँ, क्यों ना हम ऐसा साथी चुने जो दोस्त निकल आए, जिसके हुँ, साथ में हम घंटों बात करें। आज हुँ, भी हुँ, मुझे आज मेरी शादी को आज लगभग-लगभग 15 साल हो गए। मुझे नहीं लगता कभी ऐसा कोई दिन आया जब हम 2 घंटे बात करके ना सोएँ। बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका दोस्त होना चाहिए बात करने के लिए। हुँ, हुँ, और दोस्त को आदमी कब बनेगा? जब हुँ, आपको आपके रूप में स्वीकार करेगा, सच को स्वीकार करेगा। उसमें हुँ, बनावटपन नहीं होना सकता। हुँ, 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 अब अगर आप अपने मोबाइल पर एक स्क्रीन पे एक फ़ोटोग्राफ लगाएँगे और दूसरी स्क्रीन पे दूसरा फ़ोटोग्राफ लगाएँगे, तो आप नहीं कर सकते। नहीं क्योंकि कर सकते आप, नहीं कर सकते। ईमानदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई में नहीं होती। ईमानदारी सिर्फ़ नौकरी में पैसा लेने में नहीं होती। हुँ, ईमानदारी संबंधों में, ईमानदारी एक 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 फ़िलॉसफ़ी है। इस हुँ, फ़िलॉसफ़ी को अगर आप ले लेते हैं, तो वो हर जगह चलने वाली है, हर जगह। क्या और बात है! मेरा ऐसा मानना है कि श्रद्धा की से मेरी जब मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में जब मुझे लगा था कि हाँ, ये वो लड़की है जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ या मैं हुँ, कर रहा हूँ। हुँ, तो उसके बाद मैंने ये तय किया था कि पहले मैं सोचता था जैसे हमारे मुरैना के लोग सोचते हैं, वैसा मेरा सोच था। हमारे गाँव के लोग कि भई मैं बहुत सारा कहीं सिलेक्ट हो जाऊँगा, उसके बाद बहुत सारा दहेज मिल जाएगा, फिर मैं अपने गाँव के लोगों को, अपने घरवालों को बाहर ले आऊँगा, शहर में ले आऊँगा, घर ले लूँगा। ये वाह! जो छोटी-छोटी हुँ, जो अपने घर के लिए जो करने की जो ठीक है कल सर, सब बिल्कुल सही कहा आपने। सभी जी, लोग करते हैं, मैंने जी, भी की। हुँ, मुझे भी लगता था बहन की शादी करना है, मुझे भी लगता था भाई का करना है। पर जब आपको एक कोई आदमी ऐसा मिल जाए, हुँ, जो आपको आपके अंदर की सोई हुई चेतना को जगा दे, जैसे जामवान की बात करते हैं हम लोग हुँ, अपने रामायण उसमें जी, रामायण में। जी, तो श्रद्धा का ये बोलना था, तब भी बोलना था हुँ, कि अगर तुम्हारे अंदर क्षमताएँ नहीं होती, हुँ, और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे होते, तो मुझे कोई समस्या नहीं थी। आई एम हुँ, रेडी टू लिव यू विथ एज़ अ कॉमन मैन आल्सो, नो हुँ, प्रॉब्लम, हुँ, बिकॉज़ आई हैव चोज़न यू, मैंने तुमको चूज़ किया है, तो देयर हुँ, नो प्रॉब्लम ये पद प्रतिष्ठा का कोई हुँ, इश्यू नहीं है। हाँ, पर अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है हुँ, आगे बढ़ने की, जो मैं कही हूँ है, फिर भी अगर तुम मेहनत नहीं करते, फिर भी हुँ, तुम आगे नहीं बढ़ते, तो ये तुम्हारे खुद के प्रति और देश के प्रति गद्दारी है और हुँ, राष्ट्रद्रोहता है। क्या बात है! आपको अगर अगर राष्ट्र के आगे बढ़ने में, देश के आगे बढ़ने में, समाज के आगे बढ़ने में आपके अंदर योगदान देने की ताकत है, तो उसमें आपको मेहनत करना ही चाहिए। हम सब लोग किसी न किसी तरीके से देश के लिए कर रहे हैं, तो वो एक श्रद्धा का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था, बड़ा इमोशन था, जिसने मुझे बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश की। और हुँ, जब-जब मैं हुँ, हारा, जब ऐसा नहीं है, आपको तो पूरा पता है, हुँ, मैं ऐसा इंटेलिजेंट लड़का नहीं था कि मैं पहली बार गया और सिलेक्ट हो गया। जी, जी, मेरा जी, तो बिल्कुल आखिरी-आखिरी में हुआ। जी, 4 अटेम्प्ट मिलते थे, तो बिल्कुल चौथे सही। अटेम्प्ट में हुआ मेरा। जी, 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 हमारे यहाँ के जो गाँव के जो बच्चे हैं, उन सबकी जो समस्या है, वो सारी मेरे अंदर थी। हुँ, 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 पर वो धीरे-धीरे उन समस्याओं से लड़ने की जो जद्दोजहद है, वो श्रद्धा ने बहुत अच्छे से करी। मुझे लगता है कि सच्चा प्यार अगर आपके पास है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल आपने कमाल किया और श्रद्धा जी को बहुत आस्थावान होकर प्रणाम करते हैं हम और ये एक ऐसी अद्भुत प्रेम कहानी है जहाँ निस्वार्थ बंधन और आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हमसे तो बहुत प्रेम करते हैं लेकिन हम भी क्या प्रेम करते हैं। दरअसल प्रेम जब तराजू हो जाता है, प्रेम जब व्यवसाय हो जाता है, प्रेम जब प्रोफेशन हो जाता है,
तो वो प्रेम नहीं होता, वो एक किस्म का कारोबार ही हो जाता है और उस कारोबार में हार ही हार है। खैर, ये तो दार्शनिक बात हो गई। सर, मुझे वो भी याद आता है, वक्त कम है, ऐसा लग रहा है आपसे बात करता चला जाऊं, लेकिन मैं उस प्रकरण को ज़रूर याद करना चाहूँगा। 2 सवाल लेकर कंक्लूड करूँगा बातचीत। इंटरव्यू बोर्ड में वो बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग था जब दुभाषिया भी रखा गया था कि मनोज जी अंग्रेज़ी में थोड़े कच्चे हैं, तो दुभाषिया है, वो बात करेगा। और उसी बीच में जब चेयरमैन साहब जो इंटरव्यू को हेड कर रहे थे, उनका आपके पास सवाल आता है कि आपकी अंग्रेज़ी जब अच्छी नहीं है तो कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो आपने कहा मैं पानी पी सकता हूँ, फिर आपने कहा कांच के गिलास में पानी नहीं पीता हूँ। सर, ये कैसे सोचा आपने? क्योंकि मुझे लगता है यही टर्निंग पॉइंट था इंटरव्यू का। सर जी, एक्चुअली मैं बहुत शुरुआत से इस चीज को झेल रहा था, इंग्लिश की कमजोरी को और पढ़ाई की कमजोरी को। शुरुआत से मैं लगातार, मेरे 2 दोस्त थे, हम लोग साथ में थे। आपने किताब पढ़ी है तो आप देख सकते हैं कि पांडे हर वक्त मेरे पीछे लगा, तुम्हारा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और बहुत सारे दोस्त थे, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए। तो मैं शुरू से झेल रहा था कि यार नहीं हो सकता, तेरा नहीं हो सकता, तेरे अंदर ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है। हम लोग ये बातें भी करते थे कि अगर तेरा हो गया तो किसी को रुकेगा ही नहीं। इट वाज लाइक दिस। पर मेरा शुरू से ये बोलना था, अभी भी मैं ये मानता हूं, और इसीलिए हम लोग आज बात कर रहे हैं। बॉर्न इंटेलिजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसे मैं स्वीकार नहीं करता, तब भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता। मेरा ऐसा बोलना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से योग्य नहीं होता। वो जहां पैदा होता है वहां की परिस्थितियों के हिसाब से, समाज के अलग हिसाबों से वो योग्यता का धीरे धीरे धारण करता है। अब उस योग्यता के धारण करने में कभी कभी क्या होता है कि वो योग्यता जल्दी आ जाती है क्योंकि परिस्थितियां अच्छी होती है, स्कूलिंग अच्छी होती है, आसपास का माहौल अच्छा होता है। कभी कभी वो लेट आती है क्योंकि आपके पास वो सब माहौल नहीं होता, इसलिए आप थोड़ा योग्यता लाने में देर कर देते हैं। तो मेरा यही केस है कि मैं शुरू में योग्य नहीं हूं क्योंकि मेरे को माहौल नहीं मिल रहा है। मैं अपने गांव में खेत में भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने गांव में भैंसे भी चरा रहा हूँ, मैं अपने गांव में मैं उस तरह के काम कर रहा हूँ भूसा के और बाकी। तो मैं अंग्रेजी में उतना योग्य नहीं हो सकता जितना योग्य कॉन्वेंट का बच्चा हो सकता है। मेरा बेटा अभी 11 साल का है। वो 11 साल में इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है कि मुझे अभी भी नहीं बोलना आता। तो वो करेगा क्योंकि वो मेरे घर में है, मैं IAS हूँ, मेरी वाइफ IRS में है, अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है, बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा है। तो उसमें मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई बड़ी बात है। मैं भी अगर पढ़ा होता तो मैं भी करता। तो मेरा बोलना ये है कि हमारे घर वाले हमेशा निराश हो जाते हैं, हमारा बच्चा कमजोर निकल गया, 10th में इतना परसेंटेज आ गया, 11th में इतना आ गया, और वो बिल्कुल नकारा घोषित कर देते हैं बच्चे को। मैं नहीं मानता, मुझे लगता है आप उसको चांस दीजिए, एक चांस दीजिए। जीवन में एक भी चांस दिया और उसमें अगर योग्यता होगी तो वो आगे निकल जाएगा। और यही इंटरव्यू में हुआ जी, इंटरव्यू में भी यही हुआ सेम। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि भाई मेरी भाषा से क्या लेना देना है। मैं कई लड़कों में मुझे हंसी आती है, वो बोलते हैं कि यार मुझे ना शादी तो करनी है लेकिन लड़की मुझे इंजीनियर चाहिए। मैं कहता भाई इंजीनियरिंग में बात करेगा क्या? अल्टीमेटली तुझे आई लव यू बोलना है ना, वो तो सिंपल सी बात है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉर्न इंटेलिजेंसी की जो परिकल्पना है उससे थोड़ा बाहर आएंगे तो गांव के बच्चों को बहुत फायदा होगा, ग्रामीण बच्चों को बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ग्रामीण बच्चों के अंदर जो योग्यता है वो बहुत बेहतरीन है क्योंकि उसको लड़ना शुरुआत से सिखाया जाता है। गरीब बच्चे को सब्जी, आज भी मैं आपको बोलता हूँ, सब्जी लेने के लिए गरीब बच्चे के लड़के को 500 का नोट दे दो और एक अच्छे घर के बच्चे को 500 का नोट दे दो, वो गरीब बच्चा ज्यादा सब्जी लेके आएगा क्योंकि उसको बार्गेनिंग करना आता है। इतने में कैसे दोगे, 2 किलो कैसे दोगे, 50 रुपए किलो दो, 40 रुपए। तो बार्गेनिंग जो होती है ना, वही लाइफ है ना। हम लोग पूरे समाज में वही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा मनोज जी। मेरा फिर दिल नहीं कर रहा है कि बातचीत को मैं रोकूं, और मैं ये दावा ज़रूर यहाँ करूँगा कि एक IPS अधिकारी के तौर पर भी आपका हम्बल एटीट्यूड आपके अधीनस्थों को, आपके सबॉर्डिनेट्स को बहुत ही जीवंत रखता होगा, और वो बहुत प्रसन्न होते होंगे कि ज़मीन से जुड़ा एक शानदार ऑफिसर जो अपने कंधों पर कोई बोझ नहीं रखता है क्योंकि उसने यही सीखा है अपने जीवन में। और मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जन्मजात प्रतिभाशाली कोई नहीं होता है। बरसों पहले राज कपूर की फिल्म आवारा इसी थीम पर थी, और कहा यह भी जाता है कि पृथ्वीराज कपूर से वो असहमत थे। पृथ्वीराज कपूर ये मानते थे कि ख़ानदान, खून, जाति ये सब बड़ा रोल प्ले करते हैं, और राज कपूर ने ये बताने की कोशिश की थी कि माहौल जो मिलता है बच्चे का निर्माण उससे होता है। और एक जज का बेटा
एक ख़राब परिवेश में पलता है तो वो भी एक ख़राब वातावरण के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर उससे लड़कर अपने भीतर की नैतिकता, ईमानदारी और चरित्र को संजो कर रखते हैं तो आप सबसे बड़े बादशाह होते हैं। हालांकि ये शब्द आपके लिए नहीं उपयुक्त है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि आपसे बातचीत न जाने कितने लोगों को, लाखों युवाओं को जो इस कार्यक्रम को बहुत गौर से देखते हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी ये बातचीत। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं मनोज जी आपको, ढेरों शुभकामनाएं। अभी भी प्रेम आपके चेहरे पर खिला हुआ है जैसे बसंत में पलाश खिलता है, और ऐसा लगता है कि अभी भी प्रेम से भरे हुए हैं आप, क्योंकि प्रेम आपको मुरैना से है, ग्वालियर से है, पाठक साहब से है जिन्होंने किताब लिखी। और मैं ज़रूर व्यूवर्स को बोलूँगा कि हारा वही जो लड़ा नहीं, 12th फेल, ये जो किताब है सर, इसकी हज़ारों कॉपियाँ बिक चुकी हैं, हॉट केक की तरह बिक रही हैं। ज़रूर पढ़िएगा इसको, एक किताब ज़िंदगी बदल देती है। 3 मंत्राज इनके मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपके सामने। पहला मंत्र, साहित्य के संपर्क में रहिए, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, डायरी लिखिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कोई बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं है सर, भ्रम हटा दीजिए कि मैं क्यों सचिन तेंदुलकर नहीं हुआ। सचिन ने बहुत मेहनत की है, वो दिखती नहीं है, हमें समझ नहीं आता है, वो भी बहुत साधारण थे। लेकिन मनोज जी ने ये बताया है कि बिना चीख पुकार किए, और मैं फिर श्रद्धा जी को प्रणाम करूंगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है और आज वो भी एक महत्वपूर्ण पद पर हैं। आपसे ये वादा ज़रूर लूँगा कि बीच बीच में हम जब भी आपसे युवाओं को प्रेरित करने के लिए कुछ अंतराल के बाद आपसे आग्रह करेंगे तो आप अपने मंत्रों के साथ हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा सर। बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद मनोज जी। थैंक यू वेरी मच शरद जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे काम आप कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। मैं आपके साथ जुड़ करके अच्छा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आप वहां काम कर रहे हैं जो मेरी जन्मभूमि है, और जहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अनुराग पाठक जी को फिर से दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वो चीज बाहर लाई जो चीजों से कुछ बच्चों को कुछ फायदा हो सकता है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक थैंक है यू वेरी सर। मच। तो ये थे 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर संजय शर्मा जी, जो आपके हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं। बहुत शुक्रिया। अगली बार अफसरनामा में एक और अफसर को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।